हेलो दोस्तों, मैं मेजर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार टारगेट विद रामा में। यूपी पीसीएस आरओआर को टारगेट करते हुए हमारे टारगेट विद रामा के इस परिवार में हिस्ट्री के लिए घटना चक्र को महेश सर और पॉलिटिक के लिए अर्जुन सर के द्वारा और मैं मेजर आपका मेंटोर करंट अफेयर्स के लिए लगभग इस वर्ष के 100 से 200 एग्जाम्स का करंट अफेयर्स का ट्रेंड्स और पीवाईक्यूज का एनालिसिस करके आपको क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कराने के लिए प्रयासरत हूँ। साथ ही आप भी हमसे जुड़कर सपोर्ट और मोटिवेट कर सकते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं एक नई एनर्जी, एक नए डेडिकेशन के साथ अपने बेड़ा पार करंट अफेयर्स को। सबसे पहला टॉपिक्स आपके सामने स्क्रीन पर है, दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय कला महोत्सव 2022। तो ये कब हुआ था? 16 से 30 दिसंबर 2022 को हुआ था। सबसे पहले इम्पोर्टेंट क्या है, ये कहाँ पर हुआ है? कर्तव्य पथ नई दिल्ली में हुआ है। नई दिल्ली आपने इंडिया के मैप पर देखा होगा कहाँ पर है। नई दिल्ली है यहाँ पर, उत्तर प्रदेश की नॉर्थ में नई दिल्ली है, ठीक है। और ये इंडिया की कैपिटल भी है। और यहाँ पर ही दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय कला महोत्सव का आयोजन हुआ है। और किसके द्वारा किया गया है? संस्कृति मंत्रालय और भारत सरकार द्वारा प्रसिद्ध फाउंडेशन के सहयोग से किया गया है। ये भी आपको याद रखना है। और इसकी टैगलाइन क्या है? टैगलाइन क्या है? टैगलाइन है, ये 5 स्टार वाला क्वेश्चन है। इसको आपको 5 बार पढ़ना है और आगे बढ़ना है, ठीक है। टैगलाइन इसकी इंपॉर्टेंट क्यों है? टैगलाइन क्या है? टैगलाइन वेयर भारत मीट्स इंडिया। क्या है? वेयर भारत मीट्स इंडिया। क्योंकि इसी प्रकार का टैगलाइन वाला क्वेश्चन अभी यूपी ट्रिपल एस सी का जो पैट का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि उसकी टैगलाइन क्या है। एक नव भारत साक्षरता अभियान था, उसकी टैगलाइन के बारे में पूछा गया था। अभी अक्टूबर में एग्जाम हुआ है, तो ये भी जो आर का एग्जाम आ रहा है उसमें पूछा जा सकता है कि जो दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय कला महोत्सव है उसकी टैगलाइन क्या है, ठीक है। आपको याद रखना है वेयर भारत मीट्स इंडिया है। और उसके बाद ये प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय कला महोत्सव 2022 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह महोत्सव 16 से 30 दिसंबर 2022 के मध्य कर्तव्य पथ नई दिल्ली में किया जा रहा है। ये बात सही है। इसका आयोजन संस्कृति मंत्रालय द्वारा प्रसिद्ध फाउंडेशन के सहयोग से किया जा रहा है। ये भी बात सही है। और महोत्सव की टैगलाइन क्या है? वेयर भारत मीट्स इंडिया है। तो ये भी बात सही है। तो उपयुक्त सही आंसर है इसका सही जवाब, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा देश की 9वीं राष्ट्रीय पार्टी। ये एग्जाम के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं क्योंकि चेंज हो गया है। अभी जो मई जून में डेटा जो न्यूज़ आई थी उसके अनुसार चेंज हो गया है। तो 9वीं नहीं है राष्ट्रीय पार्टी, कई कम हो गई हैं, ठीक है। तो अब ये टॉपिक हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है जो राष्ट्रीय पार्टी क्या होती है, ठीक है, एग्जाम के लिए। आगे पढ़ेंगे हम कौन सी पार्टी, कितनी पार्टियां हैं, ठीक है। तो सबसे पहले राष्ट्रीय पार्टी के बारे में देख लेते हैं। जो भारतीय निर्वाचन आयोग है इसके द्वारा राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जाता है और किन शर्तों के आधार पर दिया जाता है? वो 3 शर्तें होती हैं जिनके आधार पर भारतीय निर्वाचन आयोग जो है राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा देता है, ठीक है। वो कौन कौन सी शर्तें हैं? तो पहली शर्त है कि उस पार्टी ने कम से कम 4 राज्यों में विगत लोकसभा अथवा विधानसभा चुनावों में कुल मतों का 6% मत प्राप्त किया हो और वह कम से कम 4 लोकसभा सीटें जीती हो। ये एक शर्त है। दूसरी शर्त है उस पार्टी ने कम से कम 3 राज्यों में विगत लोकसभा चुनाव में लोकसभा की कुल सीटों में से कम 2% सीटें जीती हों। या तीसरा है वह पार्टी देश के कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्राप्त किया हो। ये 3 शर्तें हैं। इन 3 शर्तों के आधार पर ही किसी भी पार्टी को, जो क्षेत्रीय पार्टी है, उनको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्रदान किया जाता है, ठीक है। इतना ही हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट था। तो नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है देश का पहला और विश्व का दूसरा इन्फेंट्री संग्रहालय। देश का तो पहला है और विश्व का दूसरा है, ठीक है। याद रखना ये इन्फेंट्री संग्रहालय कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ये संग्रहालय की स्थापना जो मध्य प्रदेश का महू स्कूल है, मध्य प्रदेश के महू में इन्फेंट्री स्कूल है, यहाँ पर स्थापित किया गया है, ठीक है। अब सबसे पहले ये इम्पोर्टेंट प्लेस है महू। तो महू कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। अब मध्य प्रदेश में इसकी लोकेशन देख लेते हैं, ठीक है। लोकेशन कहाँ है महू की, इसे देखते हैं। ये महू जो है ये इंदौर में पड़ता है, ठीक है। इंदौर में एक महू जो है इंदौर में पड़ता है। इंदौर में इस महू का नाम क्या है?
महू का नाम जो है भीमराव अंबेडकर नगर भी है। ठीक है, ये भी आ सकता है क्वेश्चन में कि जो देश का पहला और विश्व का दूसरा इन्फेंट्री संग्रहालय भीमराव अंबेडकर में स्थापित हुआ है। तो ये भी आंसर हो सकता है, क्योंकि जो महू है, महू का ही जो आधिकारिक तौर पर नाम है वो भीमराव अंबेडकर नाम है, भीमराव अंबेडकर नगर नाम है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अब ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कब खोला गया था, कब बंद हुआ, मतलब अब इसमें क्या है, इसकी स्थापना की गई थी इन्फेंट्री को छीण लाइन इन्फेंट्री द अल्टीमेटम के साथ प्रदर्शित करने के ध्येय से। ठीक है, अब इसमें क्या क्या दिखाया गया है इस संग्रहालय में। इस संग्रहालय में जो प्लासी की लड़ाई 1757 में हुई थी, और सारागढ़ी की लड़ाई जो थी 1897 में हुई थी, बक्सर की लड़ाई और भारत पाक युद्ध 1965-71 के साथ साथ शिवाजी सुभाष चंद्र बोस आदि के इतिहास को संरक्षित किया गया है। इसमें इस देश के पहले और विश्व के दूसरे इन्फेंट्री संग्रहालय में इन चीज़ों को प्रदर्शित किया गया है। तो याद रखना कहाँ पर, महू, महू अर्थात भीमराव अंबेडकर नगर, जो कि इंदौर जिले में पड़ता है। तो क्वेश्चन यही आ सकता है। ये तो क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं हम। दिसंबर 2022 में आम जनता के लिए खोला गया देश का पहला और विश्व का दूसरा इन्फेंट्री संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है? महू, पुणे, चेन्नई, जैसलमेर। तो इसका सही जवाब होगा महू, क्योंकि जो क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं वो देश का पहला या विश्व का दूसरा या विश्व का पहला, इस प्रकार का क्वेश्चन है। तो लगभग एग्जाम में 100% पूछा जा आ रहा है। और ये ट्रेंड एनालिसिस देखने के बाद पता पड़ा है, जो किसी एसएससी हो या यूपीएससी हो या पीसीएस हो, आरओआर हो, सबका एनालिसिस करने के बाद यही समझ में आ रहा है कि देश का पहला और जो विश्व में पहली है, और जो जिन्हें प्रधानमंत्री मोदी जी उद्घाटन कर रहे हैं, वो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इनको आपको छोड़ के नहीं जाना है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा भारत स्काउट्स एंड गाइड्स का 18वां राष्ट्रीय जम्बूरी 2023। ये जम्बूरी क्या है, सबसे पहले इसे देखते हैं। जम्बूरी क्या है, तो जम्बूरी देखते हैं क्या है। यह 4 वर्ष में एक बार विशेष अवसरों को चिन्हित करने हेतु स्काउट्स और गाइड्स की एक राष्ट्रीय स्तर की सभा होती है। क्या है, एक राष्ट्रीय स्तर की सभा है स्काउट्स और गाइड्स के लिए, गाइड्स की। ठीक है, और ये कब होती है? 4 वर्ष में एक बार होती है, इतना ध्यान रखना है। और सबसे पहली बार 1953 से 54 में आंध्र प्रदेश में आयोजित हुई थी। ठीक है, ये हो गया जम्बूरी के बारे में। अब देखते हैं जो भारत स्काउट एवं गाइड्स है का 18वां, जो ये कौन सा है, 18वां राष्ट्रीय जम्बूरी आयोजन हुआ है। ठीक है, तो राष्ट्रीय जम्बूरी आयोजन कहाँ हुआ है? सबसे पहले कहाँ हुआ है? तो ये पाली जोधपुर संभाग राजस्थान में हुआ है। जो पाली जिला पड़ता है राजस्थान में, वहाँ पर हुआ है किसका? जम्बूरी का आयोजन। ठीक है, और इसका उद्घाटन जो किया था राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किया था। ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि मुर्मू जी कर रही हैं, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। 4 से 10 जनवरी को किया गया था। और इसकी थीम क्या थी? शांति के साथ प्रगति थी। थीम क्या थी? थीम भी इम्पोर्टेंट है, 5 स्टार वाली है, क्योंकि थीम भी इम्पोर्टेंट है, शांति के साथ प्रगति, ये जम्बूरी की थीम थी। और अब देखते हैं पाली की जो मैप में लोकेशन कहाँ है। पाली जो है ये राजस्थान है, राजस्थान की राजधानी होगी जयपुर। और अब चलते हैं राजस्थान के मैप पर। राजस्थान का मैप में देखेंगे जो पाली कहाँ पड़ता है। देखो आप देख सकते हैं पाली, ये रहा पाली। पाली जो है, एक बात इसके बारे में है, ये 9 जिलों से बॉर्डर शेयर करता है। ये राजस्थान का ऐसा पहला जिला है। ठीक है, आपको याद रखना है, जो पाली जो है ये राजस्थान के 9 जिलों से बॉर्डर शेयर करता है। लेकिन अब तो करता था, लेकिन अब जो राजस्थान के जिलों में परिवर्तन हुआ है, उसकी संख्या बढ़ाई गई है, तो ये ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं राजस्थान को। इससे पहले, अब ये जम्बूरी जो हुई थी, इससे पहले 1956 में जयपुर में दूसरी राष्ट्रीय जम्बूरी के आयोजन का अवसर प्राप्त हुआ था। जयपुर में जो राजस्थान में दूसरी जो हुई थी वो जयपुर में हुई थी। ठीक है, ये तीसरी होने जा रही है जो राजस्थान में हो रही है। 1956 में पहले हुई थी। ठीक है, याद रखना कि ये 18वीं है, देश की तो 18वीं है, राजस्थान की तीसरी है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पर चलने से पहले अब प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं। जो इसका 4 से 10 जनवरी 2023 के मध्य भारत स्काउट एंड गाइड्स का 18वां राष्ट्रीय जम्बूरी 2023 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? मध्य प्रदेश, मणिपुर, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो इसका सही जवाब क्या होगा? राजस्थान में। कहाँ पर? पाली जिले में। ठीक है, यहाँ पर
जमहूरी का आयोजन किया जा रहा है। अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भारत और फ्रांस के बीच 36वीं रणनीतिक वार्ता 2023। अब ये इसे टॉपिक को डिस्कस करने का उद्देश्य क्या है, क्योंकि जो आर ओ का एग्ज़ाम है उसमें पीसीएस में तो नहीं, लेकिन उसमें जो जितने भी एग्रीमेंट होते हैं भारत के देशों के साथ, अन्य देशों के साथ एमओयू होते हैं या कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होते हैं, वो इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि वो उसमें पूछे जा रहे हैं। और ये लास्ट ईयर नहीं पूछेगा, पीवाईक्यूज का एनालिसिस देखने के साथ साथ 2013, 15, 16 ये जितने भी एग्जाम हुए सब में क्वेश्चन इस प्रकार के पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसलिए भारत और फ्रांस के बीच 36वीं जो रणनीतिक वार्ता हुई है, इसे डिस्कस करने का उद्देश्य यही है। ठीक है, अब बात करते हैं ये कहाँ पर हुई है, तो ये देख लेते हैं। नई दिल्ली में हुई है। कब? 5 जनवरी 2023 को हुई थी। इतना ही इसमें इम्पोर्टेंट है, आप नई दिल्ली की लोकेशन जानते ही हैं। ठीक है, नई दिल्ली ये रही। और 5 जनवरी 2023 को भारत और फ्रांस के बीच 36वीं रणनीतिक वार्ता कहाँ आयोजित हुई है, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कहेगा कि पेरिस में हुई है, मुंबई में हुई है, जयपुर में हुई है, नई दिल्ली में हुई है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? नई दिल्ली। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है वर्ष 2022 भारत का 5वां सबसे गर्म वर्ष रहा है। ठीक है, अब इसे किसके द्वारा जारी किया गया है? तो भारत मौसम विज्ञान विभाग है, आईएमडी, उसके द्वारा जारी किया गया है। और वर्ष 2022 जो है वर्ष 1901 के बाद से 5वां सबसे गर्म वर्ष रहा है। ठीक है, आपको याद रखना है, ये 1901 के बाद 5वां सबसे गर्म वर्ष रहा है। और किसके द्वारा जारी किया गया है? आ सकता है WMO के द्वारा जारी किया गया है, उसने बताया था, लेकिन ये आईएमडी जो भारत की संस्था है उसने द्वारा भारतीय मौसम विज्ञान विभाग है उसके द्वारा जारी किया गया है। अब क्वेश्चन क्या बन सकता है, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बन सकता है भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार वर्ष 1901 के बाद 2022 भारत का सबसे गर्म वर्ष रहा है, चौथा रहा है, पांचवा, तीसरा, पहला, तो कौन सा रहा है? तो इसका सही आंसर रहेगा पांचवा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है भारत की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में विशेष डाक टिकट जारी करने वाला देश कौन सा है? तो ऐसा कौन सा देश है, तो इसे देख लेते हैं बेसिक इसके बारे में। दिसंबर 2022 में सर्बिया था ये देश। सर्बिया के डाकघर ने भारत की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में विशेष डाक टिकट जारी किया है। ठीक है, ये सर्बिया देश था। अब सर्बिया की लोकेशन देख लेते हैं। अब सर्बिया जो है कहाँ पड़ता है हमें मालूम नहीं है, लेकिन अब जब हम मैप पे जाएंगे तो हमें मालूम होगा सर्बिया है यूरोप में। ठीक है, यूरोप में, यूरोपीय महाद्वीप में है, यूरोप महाद्वीप में है। तो अब यूरोप के लिए मैप पे चलते हैं, यूरोप के पे, तो देखते हैं सर्बिया कहाँ पे। देखो सर्बिया जो है ये रहा, यहाँ पर सर्बिया है, एक लैंड लॉक कंट्री है, आपको ध्यान रखना है। और इस साइड है ये ब्लैक सी हो गया, ब्लैक सी हो गया, ये मेडिटेरियन सी हो गया। ओके, ये याद रखना है आपको। और यहाँ मारमारा सी हो गया, ये तुर्की है। ठीक है, और ये जो है सब इसके क्या कहते हैं, इसके तटीय देश हैं। और यहाँ पर है जिब्राल्टर स्टेट है। ठीक है, इतना ध्यान रखना है आपको। अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। सर्बिया आपने देख लिया, सर्बिया ऐसा करने वाला देश था। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बनता है या बना जा सकता है, जो बना है, दिसंबर 2022 में किस देश की डाकघर ने भारत की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में विशेष डाक टिकट जारी किया है? आपको दे देगा ऑप्शन कि स्पेन, रूस, सऊदी अरब, सर्बिया। आप सोचोगे सभी के साथ भारत के अच्छे संबंध हैं, तो रूस भी गए, रूस से भी अच्छे हैं, स्पेन से भी, सऊदी अरब से भी अच्छे खासे चल रहे हैं। तो ऐसा कौन सा देश कर सकता है? आप कन्फ्यूज हो जाओगे। लेकिन जब आपने पढ़ा होगा तो सर्बिया, आपने मैप में देख लिया सर्बिया कहाँ पड़ता है, सर्बिया के बारे में कुछ थोड़ा बहुत आ जाए तो आप बता सकते हो कि वहाँ पर पड़ता है। ठीक है, आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बीकानेर सौर ऊर्जा परियोजना। ठीक है, बीकानेर सौर ऊर्जा परियोजना है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि इसका शिलान्यास जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किया है। ये भी इसलिए इम्पोर्टेंट है। अब ये इसे निष्पादित किसने किया था? जो SJVN लिमिटेड द्वारा अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली अधीनस्थ कंपनी SJVN ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के माध्यम से किया है। ठीक है, अब इस प्रकार क्वेश्चन क्यों रखा गया था? इस प्रकार भाई
जो टॉपिक है वो चर्चा करने का उद्देश्य क्या है, क्योंकि इस ऐसा टॉपिक जो है ना वो ROAR के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और पूछे गए हैं, तो इसलिए ये इसे टॉपिक को डिस्कस करना ज़रूरी था। तो अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा ये बीकानेर की। बीकानेर कहाँ है? तो बीकानेर है राजस्थान में। ठीक है, अब राजस्थान के मैप पर चलते हैं, अब देखते हैं भाई बीकानेर कहाँ है। देखो, राजस्थान की जो राजधानी है वो जयपुर है। बीकानेर पर चलते हैं। बीकानेर ये पाकिस्तान से सीमा साझा करता है। इसके नॉर्थ में गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, क्लॉकवाइज चलने पर चूरू है, नागौर है, जोधपुर है, जैसलमेर है। ठीक है, अब बीकानेर के बारे में एक दो पॉइंट और देख लेते हैं। और बीकानेर जो था, बीकानेर जो है इसके बारे में एक दो पॉइंट ऐसे हैं। यहाँ पर ही जो राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र भी यहीं पर है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना आपको। राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? बीकानेर में। ओके, और यहाँ पर ही राजस्थान का पहला इंडोर स्टेडियम स्थापित किया गया है। ठीक है, और यहाँ पर ही एक बात और है, ये ज़्यादा 5 स्टार वाला क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना आपको। बीकानेर में ही जो अमेरिकी तकनीक की आधुनिक वाटर ट्रीटमेंट यूनिट है, देश में सबसे पहले बीकानेर में ही लगाई जा रही है। इसको ध्यान रखना है कि अमेरिकी तकनीक की आधुनिक वाटर ट्रीटमेंट यूनिट देश में सबसे पहले कहाँ लगाई जा रही है? तो बीकानेर में ही है। राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र कहाँ है? बीकानेर में है। राजस्थान का पहला इंडोर स्टेडियम कहाँ है? बीकानेर में है। ठीक है, आपको याद रखना है, और बीकानेर में ही ये परियोजना थी। इसके अलावा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने जो राजस्थान का जयपुर जो राजभवन है जयपुर में है, यहाँ पर संविधान पार्क उद्यान और मयूर स्तंभ और राष्ट्रीय ध्वज पोस्ट का उद्घाटन किया है। ठीक है, साथ ही द्रौपदी मुर्मू जी ने महात्मा गांधी और महाराणा प्रताप की प्रतिमा का भी अनावरण किया है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अब दो कई पॉइंट हैं जो आपको याद रखने हैं, जो चर्चा में रहे हैं राजस्थान के विषय में। ठीक है, जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है राजस्थान को यह कोई भी एग्जाम हो उसमें पूछे जा सकते हैं। कौन से हैं वो पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं हम। तो वो है पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं राजस्थान के विषय में। राजस्थान के विषय में कौन कौन से पॉइंट हैं? देश का सबसे अधिक जो किसान योजनाएं संचालित हैं, किसान योजनाएं, वो किस में है? वो राजस्थान में है। जो एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य जो है एल रूट सर्वर। ठीक है, देश का पहला जो राज्य है वो राजस्थान है। ठीक है, हेल्थ अकाउंट को जो संस्थागत करने वाला देश का पहला राज्य है। ठीक है, और 5G सेवाओं के लिए टास्क फोर्स गठित करने वाला देश का पहला राज्य है। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है। और जो राजस्थान का राजभवन है, इसमें देश का पहला संविधान पार्क बनाया गया है। देश का पहला संविधान पार्क। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है आपको। और राजस्थान जो है हाइड्रोजन नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। और साथ ही राजस्थान ही गिग वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड गठित करने वाला देश का पहला राज्य है। और राजस्थान ही स्वास्थ्य का अधिकार लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। राजस्थान के बारे में ये आपको 6 से 7 पॉइंट याद रखने हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा असम में परिसीमन की प्रक्रिया। तो असम में परिसीमन की प्रक्रिया की घोषणा हुई थी। कब हुई थी? ये 27 दिसंबर 2022 को हुई थी। और किसके द्वारा होती है? सबसे पहली बात, किसके द्वारा होती है? भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा होती है। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। कहाँ हो रही है? तो असम में हो रही है। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। किसका परिसीमन किया जा रहा है? तो विधानसभा क्षेत्र और संसदीय क्षेत्र दोनों का किया जाएगा। आधार वर्ष क्या होगा? 2001 की जनगणना होगी। ठीक है, और अंतिम वर्ष कब किया गया था? 1976 में किया गया था। अब इसमें क्या है, जो 1 जनवरी 2023 से जो परिसीमन की घोषणा होती है, 1 जनवरी 2023 से नई प्रशासनिक इकाइयों के निर्माण पर प्रतिबंध लग जाता है। ठीक है, अब परिसीमन जो इसकी घोषणा हुई है, अब इसके बारे में कर लेते हैं। परिसीमन आयोग क्या होता है? इसके बारे में जान लेते हैं।
परिसीमन आयोग जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 82 के अंतर्गत संसद प्रत्येक जनगणना के बाद विधि द्वारा एक परिसीमन आयोग का गठन करती है। तो कौन से आर्टिकल में है परिसीमन आयोग, आपको ध्यान रखना है, आर्टिकल 82 में है, ये आ सकता है। और कौन इसका गठन करता है, तो संसद करती है। कब करती है, प्रत्येक जनगणना के बाद, ठीक है। और परिसीमन आयोग की जो सिफारिश है ये बाध्यकारी होती है, ये ध्यान रखना आपको। जो सिफारिश है बाध्यकारी होती है और इसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे भी जा सकते हैं, आपको इन्हें भूलना नहीं है, ठीक है। अब इसके कार्य की बात कर लेते हैं। इसका कार्य क्या होता है, संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन करना, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन करना और अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण का निर्धारण करना। ये 3 कार्य होते हैं, संसदीय निर्वाचन का और विधानसभा निर्वाचन का और अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण करना। ये 3 कार्य परिसीमन आयोग के होते हैं, आपको भूलना नहीं है। ये पीसीएस हो या आरओआर हो, किसी में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब तक कितने परिसीमन आयोग गठित किए गए हैं, तो 4 किए गए हैं। कौन कौन से, 1952 में किया गया, 1963 में किया गया, 1973 में और 2002 में, ठीक है, आपको भूलना नहीं है। और जो राज्य के अंतर्गत किए जाते हैं वो कैसे होते हैं, आर्टिकल 170(3) के तहत किए जाते हैं। यह प्रत्येक जनगणना के बाद परिसीमन अधिनियम के अनुसार राज्य को क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित करने का प्रावधान है, ठीक है। आर्टिकल 170 के सब क्लोज 3 में है। अब निर्वाचन आयोग की बात कर लेते हैं। निर्वाचन आयोग जो है ये कौन सा आर्टिकल में है, आर्टिकल 324 में है, ठीक है। इसमें कौन कितने हैं, 3 हैं। कौन कौन से हैं, मुख्य निर्वाचन आयोग होता है, संरचना के अंतर्गत देखते हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है जो कि राजीव कुमार जी हैं इस वक्त। उसके बाद इसके नीचे 2 होते हैं, निर्वाचन आयुक्त होते हैं, अनूप चंद्र पांडे जी होते हैं, और निर्वाचन आयुक्त अरुण गोयल जी होते हैं। नीचे नहीं होते हैं, सॉरी, इसके साथ ही होते हैं। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा पृष्ठभूमि की। नवंबर 2022 में कानून एवं न्याय मंत्रालय द्वारा किए गए अनुरोध पर यह परिसीमन किया जा रहा है। और प्रक्रिया का आधार क्या है, ये भी आपको ध्यान रखना। जन प्रतिनिधि अधिनियम 1950 की धारा 8(a) के अनुसार, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना किसके अनुसार किया जा रहा है, तो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 है, उसकी सेक्शन जो धारा है 8(a) के अनुसार किया जा रहा है ये परिसीमन, ओके। अब आप असम देख सकते हैं, असम कहाँ है, असम ये रहा, असम की राजधानी है दिसपुर, ओके। अब चलते हैं, अब असम के बारे में थोड़ा सा और बेसिक जान लेते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट। असम की राजधानी दिसपुर हम बात कर चुके हैं। और विधानसभा का जो कार्यकाल था ये मई 2026 तक के लिए है, ध्यान रखना है आपको। विधानसभा की जो सीटें हैं, देखो विधानसभा की जो सीटें हैं, उससे पहले राज्यसभा की सीट देख लेते हैं। सबसे पहले राज्यसभा की सीट कितनी है, तो 7 सीटें हैं राज्यसभा की। लोकसभा की दुगनी होगी, 14 सीटें होगी। और विधानसभा की सीटें कितनी होगी, 9 गुनी होगी, अर्थात 14 9 126। 126 सीटें विधानसभा की हैं, लोकसभा की 14 हैं और राज्यसभा की 7 सीटें हैं असम में, ठीक है, आपको याद रखना है। अब क्वेश्चन क्या बन सकता था, क्वेश्चन बन सकता है कि 27 दिसंबर 2022 को चुनाव आयोग ने किस राज्य में विधानसभा और क्षेत्रीय संसदीय क्षेत्रों के परिसीमन की घोषणा की है, असम में, मेघालय में, अरुणाचल प्रदेश में, मिजोरम में। तो कौन से राज्य में की है, आपको सही जवाब देना है, तो इसका सही जवाब है असम में, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है प्रिंट और डिजिटल मीडिया एसोसिएशन अर्थात पद्मा। ये भी आ सकता है कि पद्मा क्या है, जो हाल ही में चर्चा में रहा। तो पद्मा क्या है, प्रिंट एंड डिजिटल मीडिया एसोसिएशन है, ठीक है, आपको याद रखना है, ये भूलना नहीं है। अब इसके बारे में देख लेते हैं। इसके गठन को मंजूरी दी गई है, कब दी गई है, ये सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा 2 दिसंबर 2022 को पद्मा के गठन की मंजूरी दी गई थी। किस लिए मंजूरी दी जाती है, देश भर में समाचार और सामुदायिक मामलों के प्रकाशकों के लिए सेल्फ रेगुलेशन निकाय के रूप में इसकी मंजूरी दी जाती है, ठीक है। अब पद्मा की ओर क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है पद्मा के विषय में जो हमारे एग्जाम में आ सकते हैं। पद्मा जो है एक 47 डिजिटल समाचार प्रकाशकों का एक संगठन है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसका संगठन का नेतृत्व कौन करता है, ये भी आपको याद रखना है, उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश मूलचंद गर्ग करेंगे, ठीक है। और यह सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 के अनुसार एक नियम 12 के तहत आचार संहिता से संबंधित निवारण में भी शामिल है, आपको ध्यान रखना है, पद्मा के बारे में भूलना नहीं है ये बातें, ठीक है। अब पद्मा से क्या कोई क्वेश्चन बन सकते हैं, जो हमारे ये
एक प्रकार का मॉक क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ सकता है। पद्मा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 दिसंबर 2022 को सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रिंट और डिजिटल मीडिया एसोसिएशन को मंजूरी दी गई। ये बात सही है। यह देश भर में समाचार और सामुदायिक मामलों के प्रकाशकों के लिए स्वनियामक निकाय है। ये भी बात सही है, आपको याद रखना है। दोनों इसके आंसर सही हैं। सेल्फ रेगुलेशन निकाय भी है और इसकी मंजूरी दी गई है अभी 2 दिसंबर को। तो आपको इसमें क्या याद रखना था, कौन मंजूर देता है ये याद रखना है, किस लिए दी गई है ये याद रखना है, और इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे, नेतृत्व कौन करेंगे ये याद रखना है। ठीक है, और क्या है 47 डिजिटल समाचार प्रकाशकों का एक संगठन है। इसकी फुल फॉर्म भी आ सकती है एग्जाम में, क्योंकि आजकल फुल फॉर्म पूछने का ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एशियाई प्रशांत डाक संघ। देखो, एशियाई प्रशांत डाक संघ जो है इसे जो डिस्कस करने का उद्देश्य है, क्योंकि अभी जो यूपी ट्रिपल एससी का वीडियो का री एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा देश बैंकॉक थाईलैंड में अप्पू अर्थात एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन का प्रभार लेता है। ठीक है, तो फ्रांस लेता है, आयरलैंड लेता है, इटली लेता है, भारत लेता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन क्यों पूछा गया, क्योंकि 2023 में ही भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है, तो इसलिए क्वेश्चन पूछा था, तो भारत ले रहा है। ठीक है, अब अप्पू के बारे में जान लेते हैं। देखो, अप्पू के जो अध्यक्षता कौन करेगा, भारत करेगा, इसलिए क्वेश्चन पूछा गया था। और कब से, जनवरी 2023 से। ठीक है, और ये इसका क्या कार्य होगा, ये क्या करेगा, डाक सेवा बोर्ड के पूर्व सदस्य जो कार्मिक डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह जी हैं, इनका कार्यकाल जो होगा 4 वर्षों के कार्यकाल के लिए संघ के महासचिव का पदभार संभालेंगे। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है, भारत कर रहा है, 4 वर्षों के लिए है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कब से, जनवरी 2023 से है। और 2022 में जो बैंकॉक में आयोजित 13वीं जो अप्पू की कांग्रेस के दौरान इसको भारत की अध्यक्षता प्रदान की गई थी। जो अप्पू की कांग्रेस हुई थी उसके दौरान इसको अध्यक्षता प्रदान की गई थी भारत को। अप्पू के बारे में बेसिक जान लेते हैं। अप्पू क्या है, अप्पू जो है एक एशियाई प्रशांत क्षेत्र के 32 सदस्य देशों का एक अंतर सरकारी संगठन है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, बैंकॉक थाईलैंड में। आपको ये याद रखना है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि अप्पू का हेडक्वार्टर, क्योंकि हेडक्वार्टर भी आजकल पूछे जा रहे हैं, स्टेटमेंट में आ जाएगा कि इसका हेडक्वार्टर बैंकॉक थाईलैंड में है या नहीं है, या कहीं और दे देगा, जेनेवा में दे देगा। ठीक है, आपको याद रखना है अप्पू का जो हेडक्वार्टर है बैंकॉक थाईलैंड में है, और यह इस क्षेत्र में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का एकमात्र प्रतिबंधित संघ है, जो संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। ठीक है, जो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन है, ये क्या कहते हैं, संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है और उसका एकमात्र प्रतिबंधित संघ है। आपको याद रखना है। अब जो हमारा मॉक क्वेश्चन है, जो इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या क्या बन सकते हैं, क्या क्या पॉइंट से क्वेश्चन बन सकता है, तो अप्पू से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, जनवरी 2023 में भारत इसकी अध्यक्षता ग्रहण करेगा। दूसरा है डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह 4 वर्षों के कार्यकाल के लिए इस संघ के महासचिव का पदभार ग्रहण करेंगे। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, केवल एक, केवल दो, केवल एक और दो दोनों, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब होगा एक और दो दोनों। ठीक है, आपको ऐसे नहीं बोलना है, क्योंकि अप्पू जो है ये इसकी अध्यक्षता भारत कर रहा है, तो इसलिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, क्या है नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक है 63वां राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय अर्थात एनडीसी पाठ्यक्रम। अब ये एनडीसी पाठ्यक्रम जो था नेशनल डिफेंस कॉलेज के पाठ्यक्रम है, और ये जो नेशनल डिफेंस कॉलेज है ये भारत में 1960 में स्थापित किया गया था, और ये पाठ्यक्रम जो है शासन, प्रौद्योगिकी, इतिहास और अर्थशास्त्र के विभिन्न पहलुओं पर केंद्रित है, और इसकी शुरुआत 2 जनवरी 2023 को हुई है। और किन के लिए होता है, भारतीय सेनाओं के लिए, नौसेनाओं के लिए, वायु सेनाओं के लिए, लोक सेवाओं के लिए, मित्र देशों के अधिकारियों के लिए भी होता है। ठीक है, कौन सा इतना ध्यान रखना, 63वां है। ठीक है, अब एग्जाम में क्या क्वेश्चन बन सकता है कि 2 जनवरी 2023 को 63वें राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय अर्थात एनडीसी पाठ्यक्रम की शुरुआत हुई है। राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय एनडीसी की स्थापना किस वर्ष की गई थी, 1960 में,
1965 में, 1972, 1982 में। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा 1960 में। ठीक है, और इसमें ही ये एनडीसी जो है 47 सप्ताह की अवधि वाले इस पाठ्यक्रम को रक्षा और सिविल सेवा, जो आईएएस, आईपीएस, आईआरएस और डीआरडीओ से अधिकारी जो होते हैं, वरिष्ठ अधिकारी को एक साथ लाने के लिए आयोजित किया जाता है। ठीक है, आपको ये याद रखना है क्योंकि पूछा जा सकता है। अब ये भी चर्चा में रहा कि एम्स में नागपुर, जो नागपुर है उसमें एम्स की स्थापना की जा रही है। अब देखो, इसकी स्थापना कौन, शिलान्यास कौन कर रहा? प्रधानमंत्री मोदी जी ने करा था, और राष्ट्र को समर्पित भी 11 दिसंबर 2022 को मोदी जी ही कर रहे हैं। तो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, कहाँ पर बना है, ऑप्शन दे देगा कि एम्स की स्थापना कहाँ पर की गई है, तो नागपुर में की गई है। और यह जो एम्स बनना है किस योजना के अंतर्गत बनना है? जो केंद्रीय क्षेत्र की योजना होती है, योजना है प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, इसके तहत नागपुर में एम्स की स्थापना की जा रही है। ठीक है, नागपुर से संबंधित और कुछ बातें हैं, अभी आगे डिस्कस करेंगे। और नागपुर में ही नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ की आधारशिला रखी गई है। आपको ध्यान रखना है, इसे भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने रखा है और 110 करोड़ से अधिक की है। और ये किस अप्रोच पर है? ये वन हेल्थ दृष्टिकोण के अप्रोच पर है। ठीक है, और इसमें जो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ कहाँ इसकी आधारशिला रखी गई है हाल ही में? तो ये नागपुर में रखी गई है। ठीक है, अब नागपुर के बारे में दो तीन एक बात ये देख लेते हैं, इसे मैप में देखते हैं। सबसे पहले नागपुर है कहाँ? देखो, सबसे पहले नागपुर है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के मैप पे चलते हैं तो हमने कई जो महाराष्ट्र में, अब नागपुर के बारे में, ये रहा नागपुर, ये मध्य प्रदेश से बॉर्डर साझा करता है नागपुर। ठीक है, अब नागपुर के साथ साथ जो महाराष्ट्र में कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस है जो हाल ही में चर्चा में रहते हैं, उनको देख लेते हैं। एक अमरावती रहता है, ठीक है, एक बुल्ढाना रहता है, बुल्ढाना, जहाँ पर लोनार लेक है। ठीक है, एक हिंगोली रहता है, और इसके बाद अहमदनगर रहता है, औरंगाबाद रहता है जिसका नाम चेंज कर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद आप बताइए औरंगाबाद का नाम चेंज करके क्या रख दिया गया है? पुणे रहता है, मुंबई रहता है। ठीक है, और इसी में ही गढ़चिरौली भी आपको याद रखना है, ये नक्सलवादी एरिया है। अब रत्नागिरी भी है, सतारा है, सोलापुर है। ठीक है, ये जो है ज़िले हैं महाराष्ट्र के, तो इन्हें एक बार देखने से ना हमारे माइंड में व्यूज बन जाता है कि कौन से ज़िले कहाँ कहाँ पर हैं। ठीक है, अब चलते हैं, जो क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है। 11 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वन हेल्थ नागपुर की आधारशिला रखी है। इस संस्थान की निर्माण लागत राशि कितनी होगी? 225 करोड़ रुपए से अधिक, 210 करोड़ रुपए से अधिक, या 185 करोड़ रुपए से अधिक, या 110 करोड़ रुपए से अधिक? तो इसकी जो निर्माण लागत राशि होगी वो 110 करोड़ रुपए से अधिक होगी। ठीक है, आपको याद रखना है, जो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ है नागपुर में बनाया जा रहा है। ओके, नागपुर के बारे में एक और बात याद रखनी है, ये नागपुर जो है बेघर लोगों को आश्रय देकर भिखारी मुक्त शहर बनाने की एक पहल कर रहा है। ये भी अभी हाल ही में पूछा गया था। ये भी आ सकता है, कौन सा एक शहर है जो बेघर लोगों को आश्रय देकर भिखारी मुक्त शहर बनाने की पहल कर रहा है? तो वो नागपुर है। ठीक है, आपको याद रखना है, इसे भूलना नहीं है। और साथ ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो चंद्रपुर पड़ता है महाराष्ट्र में ही, यहाँ पर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की स्थापना की है। ठीक है, समर्पित किया है ये। अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा एनआरडीसी मुख्यालय में इंक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन, ये न्यूज आई थी। अब देख लेते हैं ये कब किया गया था। 31 दिसंबर 2022 को। इसका उद्देश्य क्या है भाई? इंक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन करने का उद्देश्य क्या है? तो स्टार्टअप्स को बहुआयामी सहायता प्रदान करना इसका उद्देश्य है। और कहाँ किया गया है? इंपॉर्टेंट, इस ये तो 3 स्टार से कम नहीं है, ये 3 स्टार से ज़्यादा ही है। कहाँ किया गया है? नई दिल्ली स्थित एनआरडीसी के मुख्यालय में। और किसके द्वारा किया गया है? केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा किया गया है। अब एनआरडीसी के बारे में बेसिक पॉइंट जान लेते हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसकी स्थापना 1953 में हुई थी। इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? कमोडोर सेवानिवृत्त अर्थात रिटायर्ड अमित रस्तोगी जी हैं। ठीक है, और जितेंद्र सिंह जी ने ही एनआरडीसी मुख्यालय का दौरा करने वाले ये पहले और
पहले विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री बन गए हैं। जितेंद्र सिंह जी जो हैं एनआरडीसी मुख्यालय का दौरा करने वाले भारत के पहले विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री बन गए हैं, आपको याद रखना है। अब क्वेश्चन क्या बन सकता है? क्वेश्चन बन सकता है कि 31 दिसंबर 2022 को केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहाँ स्थित राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम एनआरडीसी मुख्यालय में इंक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन किया है? देहरादून, बेंगलोर, नई दिल्ली, कोलकाता। तो इसका आंसर सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा नई दिल्ली। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इंडियन लाइब्रेरी कांग्रेस 2023। तो इंडियन लाइब्रेरी कांग्रेस 2023 आयोजित हुई है अभी। कब हुई थी? 1 से 3 जनवरी 2023 को हुई थी। कहाँ पर? कन्नूर, केरल में हुई थी। ठीक है, और किसके द्वारा आयोजित की गई है? पीपुल्स मिशन फॉर सोशल डेवलपमेंट एंड लाइब्रेरी काउंसिल द्वारा कन्नूर यूनिवर्सिटी के सहयोग से की गई है। ठीक है, आपको याद रखना है कन्नूर कहाँ पड़ता है? ये कन्नूर पड़ता है केरल में, और यहीं पर इंडियन लाइब्रेरी कांग्रेस का आयोजन हुआ है, कन्नूर, केरल में। अब इसको मैप में देख लेते हैं, जो केरल का मैप है। एक बार मैप में व्यूज ले लेते हैं केरल के में। देखो, सबसे पहले नॉर्थ से देखते हैं। नॉर्थ में है कासरगोड, उसके बाद कन्नूर। दूसरा जो जिला है ये कन्नूर है, ये नॉर्थ में है कन्नूर। ठीक है, इसके बाद ये कन्नूर में ही आयोजित हुई है। इसके बाद थोड़े से इसके जिलों के देख लेते हैं, कौन कहाँ पर है केरल में, कौन से ज़िले कहाँ पर हैं। तो वायनाड है, ये रहा वायनाड हो गया। कोझिकोड जिला हो गया। इसके नीचे चलते हैं, मल्लापुरम जिला हो गया, पलक्कड़ जिला हो गया, त्रिशूर जिला हो गया, ये भी चर्चा में आया था। एर्नाकुलम जिला हो गया, कोट्टायम जिला हो गया, इडुक्की जिला हो गया, अल्लापूजा जिला हो गया, पथन पथनमथा नमिथा जिला हो गया, कोल्लम जिला होगा, और तिरुवनंतपुरम जिला होगा। तिरुवनंतपुरम जिला को हम क्या कहते हैं? डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब बात करनी है तिरुवनंतपुरम जिले में ही जो विश्व का पांडुलिपि संग्रहालय स्थापित किया गया है पहला, तिरुवनंतपुरम जिले में ही। आप इससे क्या क्वेश्चन बन सकता है? ऐसे क्वेश्चन बनेगा कि 1 से 3 जनवरी 2023 के मध्य इंडियन लाइब्रेरी कांग्रेस 2023 कहाँ आयोजित हुई है? नई दिल्ली में, बेंगलोर में, कन्नूर में, कोलकाता में। तो कहाँ आयोजित हुई है? कन्नूर में, क्योंकि कन्नूर का लोकेशन आपको नहीं पता है, कन्नूर कहाँ पड़ता है। कन्नूर पड़ता है केरल में। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जल पर प्रथम अखिल भारतीय राज्य मंत्रियों के सम्मेलन हुआ है 2023 में ही। ये किसके द्वारा आयोजित किया गया है? जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा 5 से 6 जनवरी 2023 को। और कहाँ हुआ है? ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कहाँ हुआ है? जल पर प्रथम अखिल भारतीय राज्य मंत्रियों का सम्मेलन हुआ है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। भोपाल, मध्य प्रदेश में हुआ है। और इसकी थीम क्या थी? थीम वाटर विजन 2047-23 की थीम। ये दोनों 5 स्टार वाले, इनको 5 बार रिवीजन करना है, बाकी उसके बाद आगे बढ़ना है। ठीक है, अब भोपाल मध्य प्रदेश जो है, मध्य प्रदेश के लोकेशन में देखते हैं कहाँ पड़ता है। जो भोपाल है वो मध्य प्रदेश की कैपिटल है। ठीक है, आप देख सकते हैं। अब इसमें क्या क्वेश्चन बन सकता है? 5 से 6 जनवरी 2023 के मध्य जल पर प्रथम अखिल भारतीय राज्य मंत्रियों का सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित होगा? जयपुर, इंदौर, भोपाल, वाराणसी। तो इसका सही जवाब है भोपाल में। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है भारत के 3 एक सांस्कृतिक स्थल यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल हुआ है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, इसका बेसिक जान लेते हैं। भारत के 3 नए सांस्कृतिक स्थल जो हैं यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की अस्थायी सूची में शामिल हुए थे। कब हुए थे? दिसंबर 2022 में। कौन कौन से हुए थे? मोढेरा सूर्य मंदिर गुजरात में, और ऐतिहासिक वाडनगर शहर है, ये हुआ था। और त्रिपुरा की उन्नाकोटी की चट्टाने को काटकर बनाई गई मूर्तियाँ, ये तीनों को अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। और इससे पहले यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में 2022 में शामिल भारतीय सांस्कृतिक स्थल कौन से हैं? तो भारत का कोंकण क्षेत्र जो महाराष्ट्र की जियोग्लिफ्स है वो शामिल है। जो मेघालय की जिंग किएंग जरी है, जिन्हें लिविंग रूट ब्रिज कल्चरल लैंडस्केप है, ये शामिल है। और श्री वीरभद्र मंदिर और मोनोलिथी बैल जो नंदी की प्रतिमा है, लेपाक्षी, विजयनगर मूर्तिकला और चित्रकारी कला परंपरा, ये भी इसमें शामिल है। ये 2022 में शामिल की गई थी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब कितने हो गए हैं अस्थायी सूची में? भारत में यूनेस्को की अस्थायी सूची में अब तक भारत के 52 स्थल हो चुके हैं। ठीक है, देखो मोढेरा के बारे में कुछ बातें याद रखनी है आपको। मोढेरा जो है भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव है। ठीक है, मोढेरा क्या है? मोढेरा जो है भारत का पहला
24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित हुआ है। ठीक है। और मोढेरा का जो सूर्य मंदिर है, ये भारत का पहला ऐसा विरासत स्थल बना है जो पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित है। ये आपको दो बातें ध्यान रखनी है कि मोढेरा सूर्य मंदिर जो है ये भारत का पहला 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 जहाँ पर पहला आ जाए वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, ऐसा विरासत स्थल है जो पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित है। और मोढेरा गांव जो है पहला गांव है ऐसा सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला। ठीक है, आपको ये याद रखना है। अब क्वेश्चन देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। दिसंबर 2022 में भारत के 3 नए सांस्कृतिक स्थलों को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की स्थायी सूची में शामिल किया गया है। विकल्प में से कौन सा स्थल इन 3 नए सांस्कृतिक स्थलों में शामिल नहीं है? मोढेरा सूर्य मंदिर, गुजरात का ऐतिहासिक वननगर शहर, त्रिपुरा की उन्नाकोटी की चट्टानों को काटकर बनाई गई मूर्तियाँ, या भारत के कोकण क्षेत्र का जियोग्लिफ्स। जो ये भारत के कोकण क्षेत्र का जियोग्लिफ्स ये शामिल नहीं हुआ है क्योंकि ये 2022 में हुआ था। ठीक है। अब जो हुए हैं ये 2000 दिसंबर में जो हुए हैं, दिसंबर की बात कर रहा है, दिसंबर में जो है ये तीनों चीज़ें हुई हैं। जो सूर्य मंदिर हो गया, वाडनगर हो गया और उन्नाकोटी जो चट्टानें हैं, ये तीनों शामिल हुई हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ। साथ ही ये इनिशिएटिव आपको कैसी लगी इस बारे में आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें और इससे हमारी बहुत मदद मिलेगी। और आपसे एक विनती है कि इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक करें ताकि हम इस महीने 5000 बच्चों तक पहुंच सकें। तो चलिए अनुमति दीजिए और चलिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और खुश रहिए।